हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चले। दोस्तों, हम हमारी पिछली जो कक्षा थी उसमें बात कर रहे थे बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में, और उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं जल्दी से। बाबर और हुमायूं आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत मजे से। तो देखिएगा, बाबर ने प्रथम युद्ध लड़ा पानीपत का, दूसरा खानवा के युद्ध को हमने थोड़ा सा डिटेल के साथ में पढ़ा, वहाँ की उस समय की क्या क्या परिस्थितियां थी उसके बारे में बात की। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि किस प्रकार से तुलुगुमा और जो है उस्मानी युद्ध नीति का प्रयोग किया गया बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में। सर्वाधिक तोप बारूद और गोले का जो प्रयोग किया गया वो खानवा के युद्ध में किया गया। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चंदेरी के युद्ध की। बाबर के युद्ध, बाबर के युद्धों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और हम बात कर चुके पानीपत और खानवा की। आज नंबर 3 हम बात करने वाले हैं चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। देखो, ध्यान देना। अब वस्तुतः चंदेरी का युद्ध, अब चूंकि मैं थोड़ा सा हम लोग फास्ट कर रहे हैं इस प्रोसेस को, साथ साथ लिखवाता जाऊंगा और समझाता भी जाऊंगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ठीक है। देखो, चंदेरी की यदि हम बात करें तो चंदेरी कहां पर है? चंदेरी एमपी में है। कहां पर है? एमपी में है। दूसरी बात करें कि चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया, तो ध्यान रखना 28 जनवरी 1528 को। कब लड़ा गया? तो 28 जनवरी 1528। 28/1/1528। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? देखो, ये चंदेरी के मेदिनी राय ने राणा सांगा का सहयोग किया था, और इसी बात से खिन्न था कौन? बाबर। उसी का गुस्सा उतारने के लिए उसने मेदिनी राय के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया। और ऐसा कहा जाता कि इस युद्ध में बाबर ने राजपूत वीरों के सिरों की मीनार चुनवा दी। इतना भयंकर युद्ध था ये, ठीक है ना। राजपूत वीर क्षत्रियों को बहुत बुरी तरीके से, बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया। अनेक राजपूत वीर जो है इस युद्ध में जो है वीरगति को प्राप्त हुए। महिलाओं ने जौहर किया। महिलाओं ने क्या किया? जौहर किया। ये बात आप लोग ये याद रखना। और इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, और इस युद्ध में बाबर का जो सेनापति था उसका नाम था फरीद खान। देखिएगा कि बाबर ने मेदिनी राय की सेना को पराजित किया। युद्ध से पूर्व जिहाद का नारा दिया। युद्ध से पूर्व जिहाद बता चुका, ठीक है। तो जिहाद का नारा दोनों में दे दिया, खानवा और चंदेरी वाले में जिहाद का नारा दिया। ध्यान रखना कि इस युद्ध में बाबर का जो सेनापति था, बाबर का सेनापति वो कौन था? फरीद खान। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये फरीद खान कौन है? ठीक है, आया जवाब। फरीद खान कौन थे? अरे भाई, शेरशाह सूरी का नाम था ये। शेरशाह सूरी का नाम, वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। तो देखो ध्यान से सुनना, शेरशाह सूरी
कौन था? शेरशाह सूरी। ये प्रश्न बनता है आपका, कौन? शेरशाह सूरी। वास्तविक नाम क्या है? फरीद खान। कौन से युद्ध में बाबर की सेना की तरफ से भाग लिया? तो ध्यान रखना कि चंदेरी के युद्ध में फरीद खान ने बाबर की तरफ से क्या लिया था? युद्ध में भाग लिया था। और अगला जो युद्ध लड़ेगा हम बात करेंगे घाघरा, ठीक है ना। तो घाघरा के युद्ध में ये बाबर का क्या बन गया था? विरोधी बन गया था। क्या बन गया था? विरोधी बन गया था। ध्यान रखना। तो पक्ष में कौन से में लड़ा शेरशाह सूरी? चंदेरी के युद्ध में। और विरोध में कौन से में लड़ा? ध्यान रखना, घाघरा के युद्ध में। कौन से युद्ध में? घाघरा के युद्ध में। और घाघरा का युद्ध जो है घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया था। ध्यान रखना, 6 मई 1529 ईस्वी को। घाघरा, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया? तो ध्यान रखना, घाघरा का युद्ध। घाघरा नदी के किनारे था, ठीक है, तो जल भी था और थल भी था, ठीक है। पहली बार इस युद्ध में भारत में नावों का प्रयोग किया गया और भारत में बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? घाघरा का युद्ध, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि शेरशाह सूरी ने पहली बार बाबर के सेनापति के रूप में भाग लिया। कौन से में? चंदेरी के युद्ध में। कौन से युद्ध में? चंदेरी के युद्ध में। नेक्स्ट आपका आ जाता है घाघरा का युद्ध, नंबर 4। घाघरा का युद्ध। ध्यान देना कि पहली बात क्या? घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया। घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया। कब लड़ा गया? 6 मई 1529 ईस्वी। ध्यान रखना कि जल व थल में लड़ा गया युद्ध। साथ ही साथ क्या याद रखो कि प्रथम युद्ध जिसमें नाव का प्रयोग किया गया। ध्यान देना, किसके मध्य लड़ा गया? किसके मध्य लड़ा गया? तो अफगानी सेना है ना, और बंगाल का नुसरत शाह। बंगाल के शासक कौन? नुसरत शाह। और अफगान सेना का नेतृत्व किया गया था महमूद लोदी के द्वारा, ठीक है। बाबर इस युद्ध में विजय रहा। महमूद लोदी भारत से भाग जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बंगाल के शासक थे नुसरत शाह और साथ में कौन? अफगान कौन? अफगान सेना का नेतृत्व किसने किया था? महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का क्या था? भाई था। तो बंगाल शासक नुसरत शाह प्लस अफगान सेना। अफगान बोले तो क्या? महमूद लोदी वर्सेज कौन? बाबर। कौन था? बाबर, ठीक है। ध्यान रखना कि बाबर विजय रहा। और महमूद लोदी भारत छोड़कर भाग गया।
अभी वापस आएगा आगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए 4 युद्ध थे। हमने बात करी बेटा, देखो पानीपत के युद्ध, प्रथम युद्ध की बात करी, फिर हमने खानवा वाले की बात करी, फिर हमने चंदेरी युद्ध की बात कर ली, और अब अंतिम जो बात कर ली वो हमने किसकी, कौन से वाली बात कर ली, घाघरा के युद्ध की। ध्यान रखना कि इस युद्ध में, है ना, इस युद्ध में फरीद खां, और फरीद खां बोले तो कौन, शेरशाह सूरी, शेरशाह बाबर के विरुद्ध लड़ा था, बाबर के विरुद्ध लड़ा। आ गई बात समझ में, क्लियर है ना। तो ये 4 युद्ध लड़े गए। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और इसी के साथ में मामला खत्म। क्या चीज, बाबर का, किसका, बाबर का। ठीक है, तो बाबर की जैसे मृत्यु होती है, तो मृत्यु होने के बाद उसे आरामबाग, कहा, आरामबाग आगरा में दफन किया जाता है। लेकिन अंतिम रूप से बाबर की अंतिम जो इच्छा थी, वो अंतिम इच्छा यह थी कि उसने, बाबर ने एक बाग बसाया था जिस, जो कि काबुल में था, नूरे अफगान बाग, और इसे बाग ए बाबर भी कहा जाता था। तो अंतिम इच्छा यह थी कि उसे वहां पर दफन किया जाना चाहिए, परंतु आनन फानन में आराम बाग में दफना दिया गया। बाद में लगभग 2 साल बाद में, कब, 1532 ईस्वी में हुमायूं ने बाबर की 2 साल के मृत्यु के बाद में उसकी अस्थियां वहां से निकाली, और निकालने के बाद उसको कहा, नूरे अफगान बाग में दफनाया। तो देखिएगा कि 26/12/1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई, बाबर की मृत्यु, ध्यान देना। आगरा के आराम बाग में दफनाया, आराम बाग में दफनाया। नेक्स्ट बात, 2 साल बाद हुमायूं ने बाबर की अंतिम इच्छा के अनुसार, बाबर की अंतिम इच्छा अनुसार काबुल के नूरे अफगान, काबुल के नूरे अफगान या इसी को क्या कहा जाता, बाग ए बाबर, में दफन किया। आगे बात समझ में क्लियर है ना। ये बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसे 2 बार जो है, कितनी बार, 2 बार जो है दफनाया गया था। वस्तुतः अब यहां ध्यान रखना है कि 2 साल बाद में हुमायूं ने इसको दफनाने का कार्य किया। और वस्तुतः यहाँ पर एक बात और आपको देखने को मिलती है, कई जगह आपको एक शब्द मिलेगा कि बाबर को काबुल में वस्तुतः राजाराम जाट के द्वारा दफनाया गया था। किसके द्वारा, राजाराम जाट के द्वारा।
वहीं यदि हम बात करें हुमायूंनामा, ठीक है, तो हुमायूंनामा के अनुसार, हुमायूंनामा जो कि गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, हुमायूं की बहन थी, ठीक है, तो ध्यान देना कि हुमायूंनामा के अनुसार वहां पर एक बात मिलती है कि इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर देकर के मारा था। वहीं अन्य इतिहासकार क्या बोलते हैं, अन्य इतिहासकार ये बोलते हैं कि बाबर के पुत्र हुमायूं, जिससे बाबर बहुत ज्यादा प्रेम करता था, उसका स्वास्थ्य बिगड़ा और स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद में जो है बाबर ने हुमायूं के स्वास्थ्य के स्वस्थ होने की प्रार्थना की। अल्लाह ताला से उन्होंने कहा कि हे अल्लाह ताला, मेरे पुत्र हुमायूं को ठीक कर दे, मेरे पुत्र हुमायूं को ठीक कर दे, चाहे उसकी बदले में मेरी जो है क्या ले ले, जान ले ले। अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, अल्लाह ताला ने क्या कहा, ठीक है भाई, तू ऐसा चाहता है तो ठीक है, यही ठीक है। तो 48 वर्ष की आयु में हुमायूं तो हो जाता है ठीक, और 48 वर्ष की आयु में बाबर क्या हो जाता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस चीज का आप लोग केवल ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, बाबर की मृत्यु के बाद में। अब बाबर की अन्य बातें करें हम, बाबर एक निर्माता के रूप में, बाबर एक निर्माता के रूप में बाबर ने क्या क्या चीजें यहां पर भारत में बनवाई, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। आगे इसको कला संस्कृति में विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, देखो पहली चीज आत्मकथा, आत्मकथा जिसका नाम क्या है, तुजुके बाबरी, या जिसे बाबरनामा कहा जाता है, तुर्की भाषा में है। मूलते चगताई वंश की जो भाषा थी तुर्की, उस मूलते उसी भाषा में है, और इस बाबरनामा की रचना स्वयं के द्वारा की गई थी, ठीक है। देखिएगा बाबरनामा, बाबरनामा या इसी को हम क्या बोलते हैं, तुजुके बाबरी। क्या बोलते हैं बेटा, तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी। आगे बात समझ में क्लियर है। भाषा ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। भाषा कौन सी थी, तो भाषा है तुर्की। रचना स्वयं के द्वारा की गई, रचना स्वयं द्वारा की गई। तुजुके बाबरी की रचना खुद ने की है बाबर ने। बाबर तो पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था। ध्यान रखना, बाबरनामा या इसी को क्या कहा जाता है, तुजुके बाबरी, ठीक है ना। क्या है ये, बाबर की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा है, बाबर की क्या है ये, आत्मकथा है। अब अगली बात देखो, ध्यान देना, अगली बात क्या कि बाबरनामा में क्या क्या वर्णन मिलता है, थोड़ी सी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। बाबरनामा में वर्णन क्या क्या करता है, बाबरनामा में बाबर ने किन किन चीजों का वर्णन किया, तो तत्कालीन भारत का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है, तत्कालीन भारत। मुगलकालीन भारत के यदि हम बात करते हैं इतिहास के सबसे बड़े स्रोत, तो वो क्या है, बाबरनामा, और सबसे प्रामाणिक स्रोत भी है। इसमें भारत की जलवायु का वर्णन करता है, भारत को नदियों और पहाड़ियों का देश बताया है। आगे बात समझ में। और साथ ही साथ में यहां पर वो बात करता है कि उस समय भारत में कुल 7 राज्य थे, उसमें से 5 जो राज्य थे वो 5 मुस्लिम राज्य थे। इस बाबरनामा की यदि हम बात करते हैं तो बाबरनामे में कुल 378 पेज है। कितने पेज है, 378 पेज है, 378 पेज है, और 144 चित्र है, वे 144 चित्र हैं, 144 चित्र है इसमें। वर्तमान में इसकी एक जो कॉपी है, वो वर्तमान में एक कॉपी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में बाबरनामा की एक प्रति मौजूद है। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बाबरनामा की एक कॉपी वर्तमान में
भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली है ना, दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में क्या है, यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, क्या क्या वर्णन किया है, जल्दी जल्दी देखो इसमें। एक तो तत्कालीन भारत का वर्णन करता है, भारत के इतिहास के बारे में प्रामाणिक सूचना देता है। ठीक है ना, तो तत्कालीन भारत का वर्णन, तत्कालीन तत्कालीन भारत का वर्णन किया है, भारत का वर्णन किया है इसने। ठीक है, नंबर 2, भारत की जलवायु का वर्णन करता है, भारत की जलवायु का वर्णन करता है। ठीक है, भारत की क्या करता है, ये जलवायु का वर्णन करता है। ये बात विशेष बात है, ध्यान रखना। ठीक है ना, और यहीं पर जलवायु का वर्णन करते हुए कहता है कि भारत में भारतीय लोगों के लिए 3 अभिशाप बताए उसने, गर्मी, लू और धूल। भारत के लिए 3 अभिशाप बताए उसने। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखना इस बात का, इंपोर्टेंट, कि भारत हेतु 3 अभिशाप हेतु 3 अभिशाप बताए, 3 श्राप है ये। भारत में क्या क्या है, गर्मी है, एक तो वो कहता है कि भारत में गर्मी बहुत ज्यादा है। दूसरा वो कहता है कि भारत में धूल भरी आंधियां चलती है, बहुत खतरनाक। जब राजस्थान आता है वो खानवा का युद्ध के लिए तो हालत खराब हो जाती है। और तीसरी चीज कि वहां पर लू बहुत चलती है। तो भारत में 3 अभिशाप बताए। क्या चीज, भारतीय जलवायु का वर्णन करता है कहाँ, बाबरनामा में। और इसके लिए भारत में वो कहता है कि भारत के 3 अभिशाप हैं, क्या है, गर्मी है, धूल और लू है। लेकिन साथ ही साथ वो कहता है कि भारत जो है वो नदियों व पहाड़ियों का देश है। भारत को नदियों व पहाड़ियों का देश बताया। भारत को नदियों व पहाड़ियों का देश बताया, पहाड़ियों का देश बताया। ठीक है, ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि भारत में एक तो वो 3 अभिशापों की बात करता है। कौन, क्या कहता है कि गर्मी, धूल और लू। आगे बात समझ में क्लियर है। और साथ ही साथ ध्यान देना कि 7 राज्यों का वर्णन करता है, 7 राज्यों का वर्णन करता है। कितने राज्यों का वर्णन करता है, 7 राज्य। इन 7 राज्यों में से 5 राज्य ऐसे हैं जो मुस्लिम राज्य हैं। कौन कौन से हैं उनकी देखो बात कर रहा हूं। नंबर 1 वो बात करता है बंगाल की। नंबर 2 वो बात करता है दिल्ली की। ठीक है, नंबर 3 वो बात करता है मालवा की। नंबर 4 वो बात करता है गुजरात की। और नंबर 5 वो बात करता है बेहमनी की। किसकी बात करता है, बेहमनी की। ध्यान देना, अब ये 5 जो राज्य है ये 5 मुस्लिम राज्य हैं। ये पांचों के पांचों क्या है, मुस्लिम राज्य। ये पांचों बेटा क्या है, ध्यान रखना, ये मुस्लिम राज्यों का बात करता है। कौन, बाबर करता है अपने बाबरनामे में। ठीक है, दूसरी चीज 2 हिंदू राज्यों की बात करता है, वो मेवाड़ और विजयनगर की। 6 नंबर मेवाड़ और नंबर 7 विजयनगर, जिसकी हमने बात की थी। विजयनगर की स्थापना एमबीटी के काल में। क्या चीज, विजयनगर। ठीक है, ये 2 उसने क्या बताए, 2 हिंदू राज्य, 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख करता है।
तो ये 7 प्रमुख राज्यों की बात करता है वो कौन? बाबर करता है। कौन कौन से? 5 तो मुस्लिम राज्य बताए, दिल्ली, बंगाल, मालवा, गुजरात और बहमनी। साथ ही साथ 2 हिंदू राज्य बताए, कौन से? मेवाड़ और विजयनगर, 2 हिंदू राज्य। अब वो क्या कहता? बाबर कहता कि भारतीय लोग या भारतीय सैनिक मरना जानते, लड़ना नहीं जानते। नोट, बाबर क्या कहता है? बाबर एक बात बोलता है बाबरनामा में कि भारतीय सैनिक मरना जानते, लड़ना नहीं। मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। उनको लड़ना नहीं आता, ठीक है ना, वो केवल मर सकते हैं, वो वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं, बाकी उन्हें लड़ना नहीं आता। तो ये बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। हमने बात कर ली, देखो, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बाबरनामा की। आगे थोड़ा सा ध्यान रखना कि बाबरनामा का 4 बार फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। हुमायूं के समय 2 बार हुआ, पायबंदा खां और जॉन खां के द्वारा, ठीक है। दूसरा, अकबर के समय अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। शाहजहां के समय जो व्यक्ति था वो मीर अबू तालिब तुर्बाती, मीर अबू तालिब तुर्बाती, ठीक है ना। किसके समय? शाहजहां के समय। तो ये 4 बार बाबरनामा का जो है फारसी भाषा में क्या किया गया? अनुवाद। बाबरनामा का 4 बार फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, ठीक है। 4 बार किस? कौन कौन? एक तो पायबंदा खां या पायबंदा खां, ठीक है, पायंदा खां। नंबर 2 जॉन खां। नंबर 3 अब्दुल रहीम खाने खाना, रहीम खाने खाना, बेराम खां के पुत्र थे, खाने खाना। और नंबर 3 मीर अबू तालिब तुर्बाती, ठीक है। अब ध्यान देना, ये ऊपर वाले जो 2 लोग हैं वो हुमायूं के समय, किसके समय? हुमायूं के समय। रहीम खाने खाना किसके समय? अकबर के समय। और तुर्बाती ने किया था शाहजहां के समय। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? ये 4 चीज ध्यान रखना। मुगल इतिहास का सबसे जो प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है वो ध्यान रखना बाबरनामा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 4 बार इसका फारसी भाषा में अनुवाद, जबकि 3 बार अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। फारसी से अंग्रेजी में, किसमें? फारसी से अंग्रेजी में। मुगल कालीन चित्रकला का प्रथम साक्ष्य क्या है? बाबरनामा। ये भी चीज ध्यान रखिएगा आप। 3 बार फारसी भाषा में, फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। सबसे पहले अनुवाद किया गया 1905 ईस्वी में, है ना, श्रीमती A.S. बेवरेज के द्वारा। तीन बार फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अंग्रेजी में अनुवाद। सबसे पहले 1905 श्रीमती A.S. बेवरेज, श्रीमती A.S. बेवरेज, ठीक है। उसके बाद 1826 में 2 लोगों ने किया था, और 2 लोग कौन कौन से थे? एक तो थे लीडन और एक थे अरिस्कन।
ठीक है, आगे बात समझ में। लीडन और अरिस्कन ने, और तीसरा जो किया था वो किया गया था, ध्यान रखना, माफ करना भाई, एस बेवरेज ने तुर्की से अंग्रेजी में किया है, तुर्की से अंग्रेजी, माफी चाहता हूं, तुर्की से क्या किया है, अंग्रेजी में किया है, माफी चाहता हूं भाई। दूसरा हम बात करें लीडन और एरिस्कन की, तो उन्होंने फारसी से अंग्रेजी में किया। लीडन वे एरिस्कन, इन्होंने क्या किया, फारसी से अंग्रेजी, फारसी से अंग्रेजी, ठीक है। एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था किंगो, इन्होंने भी क्या किया, फारसी से अंग्रेजी में किया, फारसी से अंग्रेजी में किया, ठीक है। आगे बात समझ में। तो 3 बार इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ है, फारसी से मैं शब्द हटा रहा हूं यहां, 3 बार अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ है। ध्यान रखना, पहली बार तुर्की से अंग्रेजी में 1905 में, तुर्की से अंग्रेजी में कब हुआ, 1905 में। 1826 में लीडन और जो है एरिस्कन ने इसका फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया। तीसरे का मुझे अभी तिथि याद नहीं आ रहा भाई, और खैर वो पूछा भी नहीं जाता, तो ये चीज आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। बाबरनामा की हमने बात कर ली। अगली बात करें थोड़ी सी, तो बाबर को जो है मुंबईयान पद्य शैली का जनक माना जाता है। मुंबईयान पद्य शैली क्या होती है, इसको भी सुनो, कि इसमें इस्लामी कानून का वर्णन किया गया मुंबईयान ग्रंथ में, ठीक है ना। और फारसी भाषा में उन्होंने कुछ लिखे थे, क्या, पद्य लिखे थे, ठीक है। एक वजेदारी प्रथा प्रारंभ की थी, मुगल सरदारों को वेतन के बदले भूमि या जागीर देना, उसको क्या कहा गया, वजेदारी प्रथा। तो ध्यान रखिएगा कि बाबर को मुंबईयान पद्य शैली का जनक माना जाता है, शैली का जनक माना जाता है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखेंगे कि वजहदारी प्रथा क्या होती है, वजहदारी प्रथा। तो ध्यान दीजिएगा कि बाबर ने वेतन के बदले भूमि या जागीर देना प्रारंभ किया, और यही चीज क्या कहलाई, आपकी वजहदारी प्रथा। क्या कहलाई, वजहदारी प्रथा। अगली बात समझ में क्लियर है। अगली बात क्या, कि बाबर ने माप हेतु गज ए बाबरी प्रचलित की। गजे बाबरी का मतलब क्या था, कि माप के लिए। दूसरा चीज क्या, बाबर को बाग लगवाने का बड़ा शौक था, और बाग लगाने के लिए उसने क्या, ज्यामितीय विधि का प्रयोग किया। भारत में 4 बाग पद्धति के आधार पर उसने 2 बाग बनाए। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। 4 बाग पद्धति के आधार पर उसने 2 बाग बनवाए। कौन कौन से, एक तो बनवाया आराम बाग, जिसे वर्तमान में कहा जाता है राम बाग, आगरा में। दूसरा नूरे अफगान, जिसे बाग ए बाबर, जहां पर बाबर का मकबरा बना हुआ, काबुल में। तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट तथ्य बनता है कि बाबर को
बाबर को बाग लगवाने का बड़ा शौक था। बाग लगवाने का बड़ा शौक था। उसने भारत में ज्यामितीय आधार पर बाग लगवाए। उसने ज्यामितीय विधि पर, आगे समझाऊंगा मैं, कला संस्कृति जब पढ़ाऊंगा ना तब डायग्राम बना के समझा दूंगा। विधि पर बाग लगवाए, ठीक है। चार बाग पद्धति, ठीक है, क्या चीज, चार बाग पद्धति। और चार बाग पद्धति के आधार पर उसने दो बाग बनाए, दो बागों का निर्माण करवाया। दो बागों का निर्माण करवाए। कौन कौन से दो बाग थे बेटा, ध्यान देना। नंबर 1 आराम बाग, जिसे अब क्या कहा जाता है, इसे राम बाग कहा जाता है। राम बाग कहां पर है, ये आगरा में है। कहां पर है, आगरा में। नंबर 2 नूरे अफगान, नूरे अफगान बाग, इसी को क्या कहा जाता है, बाग ए बाबर। बाग ए बाबर, जहां बाबर के यहाँ क्या बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है। ध्यान रखना, बाबर का मकबरा कहां पर है, काबुल में। ये आपका कहां पर है, काबुल में है। और यहीं पर बाबर का क्या बना हुआ है, बाबर का मकबरा बना हुआ है। बाबर का मकबरा बना हुआ है। ठीक है, अगली बात, बाबर द्वारा निर्मित मस्जिदें। बाबर द्वारा निर्मित मस्जिदें, निर्मित मस्जिदें, कौन कौन सी मस्जिदों का निर्माण करवाया, ठीक है। तो ध्यान रखना, आगे फिर हम बात करेंगे कला संस्कृति में। फिर कह रहा हूं, वस्तुतः नंबर 1 पानीपत हरियाणा। नंबर 1 पानीपत हरियाणा, पानीपत हरियाणा। तो काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, ठीक है। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के उपलक्ष्य में, इब्राहिम लोदी पर विजय के, इब्राहिम लोदी पर विजय के उपलक्ष्य में, वैसे शब्द उपलक्ष्य होता है ना, लेकिन हम उपलक्ष्य लिखते हैं वस्तुतः, ठीक है। आगे बात समझ के लिए। नंबर 2 बाबरी मस्जिद। नंबर 2 क्या है, बाबरी मस्जिद, जो विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा रहा, बाबरी मस्जिद, ठीक है। ध्यान देना, बाबरी मस्जिद कहां पर है बेटा, 1527 में इसका निर्माण करवाया था, किसका, बाबरी मस्जिद का। और अयोध्या यूपी में है, 1527 ईस्वी में। कहां पर है, अयोध्या, अयोध्या क्या पर है, यूपी, रामकोट पहाड़ी पर, रामकोट पहाड़ी, ठीक है। अपने सेनापति मीर बांकी को आदेश देकर के, मीर
बाकी को आदेश देकर। ठीक है। और लास्ट नंबर 3 हम बात कर लेते हैं किसकी, संभल की मस्जिद। संभल मस्जिद ये कहां पर है, यूपी में है, रुहेलखंड। रुहेलखंड में ये मस्जिद स्थित है। आगे बात समझ में, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। बाबर का वस्तुतः साम्राज्य जो था वो ध्यान रखना, मैं सारी बातें आप लोगों को बता चुका। ठीक है ना। खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं करता था, बादशाह की उपाधि धारण की पहला ऐसा शासक था। बाबर का साम्राज्य ग्वालियर तक और उधर काबुल तक। 3 अभिशापों की चर्चा हम लोग कर चुके, गर्मी, धूल और लू की। उसने कहा कि भारतीय सैनिक लड़ना जानते, मरना जानते, लड़ना नहीं जानते। ये सारी की सारी बातें उसने, बाबर ने कही। लेनपुल ने एक बात कही कि बाबर एक भाग्यशाली सैनिक था। भाग्यशाली क्या था, सैनिक था। तो ये बात हमने कर ली। बाबर की मृत्यु के बाद जो शासक बना वो शासक बना हुमायूं। कौन बना, हुमायूं। चलिए बात करते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं देखो, बेसिक सीखने के बाद में फायदा ये एक होता है कि जल्दी जल्दी फिर क्या है कि चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है। हुमायूं के यदि हम शासनकाल की बात करें तो शासनकाल को वैसे तो हम टुकड़ों में बांट सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन एक साथ यदि शासनकाल की बात करेंगे तो 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी तक, 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी तक का जो शासनकाल था वो था हुमायूं का। किसका था, हुमायूं का शासनकाल। वास्तविक नाम था हुमायूं का नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पंद्रह सौ 30 ईस्वी से लेकर के 1556 तक का ये जो काल है ये हुमायूं के जीवन का काल है एक तरीके से। लेकिन ध्यान रखना कि यहीं पर स्टार बना रहा हूं कि 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी ये इसका निर्वासन काल है। क्या है, निर्वासन काल है। आगे चर्चा इसकी और करेंगे जब मैं इसका संपूर्ण वर्गीकरण करूंगा शासनकाल का, तब बात करूंगा मैं। ठीक है। लेकिन साइड में मैंने लिख दिया है कि 1540 से लेकर के 1555 तक का जो काल है वो क्या है, इसका निर्वासन काल है। हुमायूं के पिताजी की नाम, पिताजी की यदि हम बात करें तो पिता का नाम था बाबर। पिता का नाम क्या था, बाबर। पिता का नाम क्या था, बाबर। माताजी का नाम था माहम बेगम। ठीक है ना। माताजी का नाम क्या था, माहम बेगम, जो कि खुरासान के सिया सरदार की पुत्री हुआ करती थी। माताजी का नाम, माता का नाम था माहम बेगम। माहम बेगम। ध्यान रखना कि ये जो थे खुरासान के सिया सरदार, खुरासान के सिया सरदार की पुत्री थी। सरदार की पुत्री थी। ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। आगे बात करते हैं इसका जन्म कब हुआ। जन्म, तो जन्म ध्यान रखना आप लोगों को वस्तुतः मैं बता चुका, लेकिन फिर भी हो सकता है कई लोगों को याद नहीं हो। तो कब, 6 मार्च 1508 ईस्वी को, 6/3/1508 ईस्वी को कहां पर हुआ, काबुल में। कहां पर हुआ, काबुल में। कहां हुआ, काबुल में। वास्तविक नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नासिरुद्दीन
मोहम्मद हुमायूं, मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, ये इनका क्या था, रियल नाम था, छोटा सा नाम था। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। पिताजी बाबर, माता माम बेगम, जन्म मैंने बता दिया, वास्तविक नाम मैंने इनका बता दिया। 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे। बड़े खतरनाक, ये यहां से कहानी शुरू होगी आपकी। तीन भाई है, भाई नहीं ये कसाई थे। वैसे भाइयों के नाम पे कलंक थे, जो पूरे जिंदगी भर इस बेचारे भोले भाले जीव को ठगते रहे। बहुत बुरी हालत करी इसकी। एक का नाम कामरान, दूसरी का नाम अस्करी, तीसरे का नाम हिंदाल। कामरान अस्करी जो थे वो गुलरुख बेगम के पुत्र थे, जबकि हम बात करें हिंदाल की तो वो उनकी मैडम का नाम था, उनकी माता का नाम था दिलदार बेगम। क्या नाम था? दिलदार। मैंने आपको बताया कि 1497 से लेकर के 1504 के मध्य बाबर ने 3 विवाह किए थे। कितने विवाह किए थे? 3 विवाह किए थे। सबसे पहली जो संतान उत्पन्न हुई थी वो वस्तुतः कौन सी हुई थी? हुमायूं। ठीक है ना, कौन हुआ था? हुमायूं। ठीक है, आगे बात समझिए। माम बेगम, दूसरी गुलरुख बेगम और तीसरी कौन? दिलदार बेगम। ये 3 बेगमें हुआ करते थे किसकी? बाबर की। तो 3 भाई कौन कौन सी? कामरान, अस्करी और हिंदाल। कामरान, कौन है? कामरान है, अस्करी है, अस्करी, और एक था हिंदाल। एक कौन था? हिंदाल। ध्यान रखना, इन दोनों की माता एक ही थी। माता का नाम क्या है? गुलरुख बेगम। गुलरुख बेगम। ठीक है, उधर बात करें हम हिंदाल की। ठीक है, हिंदाल जो थे वो दिलदार बेगम का पुत्र था। इसकी माता का नाम ध्यान रखना। ठीक है, तो माता का नाम क्या है? दिलदार बेगम। एक इसका चचेरा भाई याद रखना, सुलेमान मिर्जा। चचेरा भाई, जो चचेरा भाई है वो नाम है उसका सुलेमान मिर्जा। क्या नाम है? सुलेमान मिर्जा। ये चारों लोग मिलकर के जीवन भर हुमायूं को दुख देंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? बात क्लियर हो गई क्या? ये चारों के चारों मैंने नाम इसलिए लिखे क्योंकि ये चारों लोग आगे चल करके हुमायूं को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। पानीपत और खानवा का जब युद्ध लड़ा गया, इस समय बाबर के साथ में था हुमायूं। मैंने आपको कहा कि ग्वालियर के ऊपर भी विजय करने के लिए गया था। विक्रमजीत वहां का शासक था, ग्वालियर के शासक को पराजित किया था, और पराजित करने के बाद में वहां से जो है कोहिनूर हीरा लेकर के आया था हुमायूं, और अपने पिताजी को समर्पित किया था। किसको? बाबर को। तो बड़ा प्रभावित था बाबर हुमायूं की वीरता को देख करके, क्योंकि पानीपत और खानवा के युद्ध में भी उसने अपना जो है अद्भुत शौर्य दिखाया था, और इसलिए हुमायूं को इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बाबर ने, किसने बेटा? बाबर ने। ध्यान रखना कि पानीपत और खानवा युद्ध के बाद, पानीपत व खानवा युद्ध के बाद हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। आगे बात समझ में? कौन कौन से युद्ध के बाद में? पानीपत और खानवा के युद्ध के बाद में। आगे बात समझ क्लियर है? बाबर की मृत्यु हुई 26 दिसंबर को
और उसके 4 दिन बाद में हुमायूं शासक बना। तो 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं क्या बनता है? शासक बनता है। 30/12/1530 ईस्वी को हुमायूं शासक बना। हुमायूं क्या बना? शासक बना। ठीक है भाई, आ गई बात समझ। अब देखो, बाबर, और बाबर का एक मंत्री था जिसका नाम था निजामुद्दीन अली खलीफा। ये निजामुद्दीन अली खलीफा बाबर के बेनोई मेहंदी हसन को क्या बनाना चाहते थे? बादशाह बनाना चाहते थे। और उसने षड्यंत्र रचा, लेकिन बाबर की बहन ने गुलबदन बेगम, कौन? गुलबदन बेगम, ध्यान रखना। तो बाबर की बहन ने उस षड्यंत्र का पटाक्षेप कर दिया, और पटाक्षेप करने के बाद में वो थोड़ा सा शर्मिंदा भी होता है। वो कहता है शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे भाई के राज्य के ऊपर आंख गड़ाए हुए, आंख फोड़ लूंगी, बाहर निकाल लूंगी, निकम्मे आदमी, शर्म। समझे क्या? और फिर आपको पता है कि भैया पत्नी जब धमकी दे दे तो बड़े बड़े सूरमा पिघल जाते हैं। ये तो छोटा सा आदमी था। तो मेहंदी हसन की मेहंदी लगाई हुई हाथों में रह गई। मेहंदी हसन चाहता था कि वो बादशाह बने, लेकिन वो षड्यंत्र का क्या हो जाता? पटाक्षेप हो जाता है, और हुमायूं क्या बनता है? बादशाह बनता है। क्या बनता है? बादशाह बनता है। आगे की बात आगे करेंगे, तो नोट लगा रहा हूं कि बाबर का मंत्री निजामुद्दीन अली खलीफा, निजामुद्दीन अली खलीफा बाबर के बहनोई मेहंदी हसन को बादशाह बनाना चाहता था। तो इसने क्या रचा? षड्यंत्र रचा, परंतु ये क्या हो गया? असफल हो गया। क्या हो गया? ये असफल हो गया। और अंततः हुमायूं साहब भी क्या बन जाते हैं? बादशाह बन जाते हैं। हुमायूं जी क्या बन जाते हैं? बादशाह बन जाते हैं। अब सुनो भाई, हुमायूं के संपूर्ण शासनकाल को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से? बहुत अच्छे से सुनना, समझना इन चीजों को। ऐसा मेरी गारंटी है, आपको कहीं पर भी इतना मैटर आपको मिल जाए तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। एक जगह आपको कहीं पर भी इतना मैटर नहीं मिलेगा, और प्रामाणिक मैटर, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, तो ध्यान देना, हुमायूं के संपूर्ण शासनकाल को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। संपूर्ण जीवन को या शासनकाल की यदि हम बात कर ले तो, ठीक है। शासनकाल को करेंगे तो 1530 से 1540 करूंगा, और संपूर्ण जीवन काल को करूंगा तो देखो 1508 से लेकर के 1540 तक करूंगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अपन पूरे जीवन को ही कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखो समझना कि हुमायूं के संपूर्ण जीवन को, हुमायूं के संपूर्ण जीवन को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं हम लोग। ये 3 भाग कौन कौन से रहेंगे? अब समझो इस चीज को। यदि इस चीज को समझ गए ना तो आपको हुमायूं जिंदगी में दोबारा वापस कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं। यहीं से कहानी एक बार में समझ में आ जाएगी।
नंबर एक देखो ध्यान से सुनना। पंद्रह सौ आठ से लेकर के 1540, 1508 से लेकर के 1540, इसको हम किस स्वरूप में मानेंगे? तो ध्यान रखना, प्रारंभिक जीवन प्लस शेरशाह सूरी फरीद खां का उल्लेख किया था मैंने। कौन से युद्ध के दौरान? पानीपत के युद्ध के दौरान, माफ करना, चंदेरी के युद्ध के दौरान। ठीक है, तो वही शेरशाह जब बाबर जब मर रहा था ना, तो उसने कहा शेरशाह सूरी के लिए हुमायूं को कहा, देख तू किसी से बच करके रहे या नहीं रहे, एक व्यक्ति होगा जो तेरे जीवन में हमेशा राह में जो है कांटे बोएगा, और वो फरीद खान होगा, शेरशाह सूरी। इस शेरशाह सूरी को बाबर ने चालाक अफगान लोमड़ी कहकर के पुकारा था। ध्यान रखना इस बात का, चालाक अफगान लोमड़ी कहकर के पुकारा था किसने? बाबर ने। किसको? शेरशाह सूरी को। तो प्रारंभिक जीवन, इस काल के दौरान हम क्या ले सकते हैं? प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक जीवन, और प्लस में कर दूं शेरशाह सूरी से संघर्ष, शेरशाह सूरी से संघर्ष। ठीक है, हुमायूं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, पढ़ने में एक नंबर माहिर आदमी। यदि आज अभी आपके साथ में होता ना, तो आईएएस बना हुआ होता। ये इतना पढ़ा लिखा आदमी था। आगे बात समझे। लेकिन हुमायूं दुर्भाग्यशाली था। हालांकि लेनपुल ने यह बात कही है कि हुमायूं का शाब्दिक अर्थ सौभाग्यशाली होता है, परंतु वास्तविक रूप में वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। जीवन भर ठोकरें खाता रहा और अंततः ठोकर खाकर के उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आगे बात करेंगे। खैर, तो बाबर की मृत्यु से पूर्व तक के प्रारंभिक जीवन, पानीपत खानवा तक की मैं बात कर ली। एक सैनिक के रूप में था, वीर सैनिक के रूप में था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत अच्छा था, और ऐसा कहा जाता कि जहां भी जाता था पूरा का पूरा लाइब्रेरी अपने साथ में लेकर के चलता था। बाबर ने शेरशाह सूरी से सावधान रहने के लिए कहा। इसी शेरशाह सूरी ने अंततः 1540 में कालिंजर बिलग्राम के युद्ध में, कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में जो है इसको पराजित किया। कन्नौज बिलग्राम, ठीक है, कालिंजर में तो शेरशाह खुद मर जाएगा। और 1540 में भारत से भागने के लिए उसको क्या कर दिया? बाध्य कर दिया। तो यही जो इसका दूसरा जो काल है, वो दूसरा काल आपका स्टार्ट होता है 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी, 1555 ईस्वी। और ये शासनकाल का जो समय है, ये शासनकाल का समय माना जाता है निर्वासन काल के रूप में। किस रूप में माना जाता है? ध्यान रखना, ये हुमायूं का क्या है? भारत से निर्वासन काल है, निर्वासन काल है। प्लस इसी काल के दौरान भारत के सबसे महान सम्राट बादशाह अकबर का जन्म होगा। अकबर का क्या होगा? जन्म होगा इस काल के दौरान। कौन से टुकड़े के दौरान? दूसरे काल के दौरान, जहां हम बात करेंगे 1540 से लेकर के 1555। पहले हमने बात की 1508 से लेकर के 1540। नंबर 3 पे जो हम बात करेंगे वो बेटा बात करेंगे पुनर्स्थापना काल। क्या चीज है? पुनर्स्थापना काल की हम लोग चर्चा करेंगे। पुनर्स्थापना काल का मतलब क्या है? कि जब यहां पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाएगी 1545 में, हालांकि मामला हो गया था लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें रही, आगे बात करेंगे। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद में अपने शासन की उसने क्या की? पुनर्स्थापना की। तो पुनः स्थापना काल नंबर 3 जो आता है आपका 1555 से लेकर के 1556, 1 साल का शासन काल है। 26 जनवरी 1556 को उसकी सुबह सुबह सीढ़ियों से फिसलता है, नीचे गिरता है, और कई जो है वस्तुतः कई दिनों तक वो कोमा में रहता है और उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये सारी बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, तीसरा और अंतिम पार्ट जो है वो 1555 से लेकर के 1556, 1555 से लेकर के 1556 ईस्वी, ठीक है। ये जो इसका तीसरा काल है, इसमें साम्राज्य की पुनर्स्थापना, साम्राज्य की पुनः स्थापना
प्लस क्या हो जाती है इसकी मृत्यु। तो ये आगे आने वाले अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से इसकी बात करेंगे। फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर की हम बात करेंगे, फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इसी के साथ मुगलकालीन शासक आपके हो जाएंगे समाप्त। आगे बात समझ में क्लियर है। उसके बाद में हम मुगलकालीन प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्लासें और इसमें लगेगी। तो बहुत अच्छे से मैंने डिटेल से आपको एक एक चीज़ समझा दी है। उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।